हेलो एवरीवन, ये भारत के भूगोल का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। इसमें हम मिट्टियों को कवर करेंगे और मिट्टियों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो सारे चीज़ों को इसमें लिया गया है। और 1993 से 2009 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है इसमें, खास तौर पे पीसीएस के क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिट्टियाँ। तो मिट्टी जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। काली मिट्टी होता है, लैटराइट मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी जिसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगूर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेनोरजिम आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में रेगूर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी के विभिन्न राज्यों में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। तो भारत में काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये काला वाला अगर आप एरिया देखें तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये पूरा ये जो है ये सारे काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगूर एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स री एग्जाम जो हुआ था 2015 में, उसमें आया था, और यूपी लोअर सब में प्रीलिम्स 2015 का एक क्वेश्चन है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो रेगूर मिट्टी जो है ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगूर किसका नाम है। तो रेगूर जो है ये काली मिट्टी का नाम है, ये भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है रेगूर मिट्टी। तो ये देखिए तो 44th बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2000 का क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1999 का है। तो कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन कह रहा है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं और इसका कारण दे रहा है कि उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ जो है ये काली होती हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में ऐसा नहीं होता है। तो ये सिर्फ ए ही सही है, आर जो है वो गलत है। अगर ऑप्शन देखें तो सी जो है ये राइट आंसर है। दक्कन ट्राइब की काली मिट्टियाँ जो है ये रेगड़ या रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ए सही था, लेकिन आर जो है वो गलत था। तो अगला क्वेश्चन जो देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2014 का कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो रेगूर मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, रेगूर मिट्टी। अगला जो क्वेश्चन है ये है, कथन कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो उसका कारण दे रहा है कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, पहला सही है, और आर जो है ये गलत है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ये सही है। उनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये भी गलत है। आर जो है वो गलत है और ए सही है। यानी ये आर काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये गलत है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। तो कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा पठार में।
पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है कौन सी? काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वो नमी रोक रखती है। कौन सी? काली मिट्टी जो है, जिसको ब्लैक सॉइल्स बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2003 का क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2010 का क्वेश्चन है। काली मिट्टियों में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुचित और दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इनमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन स्थान यानी NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है तो बताना है। तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। और सही क्या है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है। क्रिप्स के अनुसार रेगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये राइट आंसर है। तो अगर डेफिनेशन देखें तो काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है और ये जल धारण करने की उच्च क्षमता होती है इसमें। तो काली मिट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेटराइट मिट्टी को डिस्कस करेंगे। लेटराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन सन 1905 में बुकानन यानी F बुकानन द्वारा किया गया है। इनका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। भीगने पर ये मिट्टियाँ मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर ये काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं। लेटराइट मिट्टी ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं और उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणामस्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये भारत में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र अगर आप देखें तो ये जो है ये जितना भी काला वाला ये एरिया बना है, ये लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है भारत में। ये लेटराइट मिट्टियाँ आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है और इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। ये मिट्टी जो है भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, ओडिशा छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है केरल में मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। लेटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है और इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय होती है। तो अब हम लेटराइट मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, तो ये सही है क्योंकि लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, यानी 1 और 4। ये IAS प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको पॉज करके देखना चाहें इसके डेफिनेशन को तो देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये IAS प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है। कथन दिया है कि पश्चिमी बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है और इसका कारण दे रहा है कि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लेटेराइट प्रकार की है। तो जो ये सही है, मतलब पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, ये सही है, लेकिन आज जो है कारण जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये यूपी, UDA और LDA प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में मिलती है। लेटराइट मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र में मिलती है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, ये सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, ये भी सही है। उनकी उर्वरकता कम होती है, ये भी सही है। लेकिन उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है। और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2001 का क्वेश्चन है। लैटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है जो आईएएस प्रीलिम्स 1994 का क्वेश्चन है, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो लैटेराइट, ऑप्शन डी। अगला अब हम पढ़ेंगे दोमट, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मृदाएं यानी एल्यूवियल सॉइल्स देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये मिट्टी जो है ये पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी घाटियों में भी फैली हुई है। इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय से प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा और अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन जो है, इसका टेक्सचर जो है ये रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। फलीदार फसलों की खेती में इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त है, जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और शाक सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी जो है लोम सॉइल, इनमें 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका यानी क्ले कण है और 20% गाद यानी पांशु कण, जिसको साइल्ट बोलते हैं, के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी एल्वियल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता जो है ये सबसे कम होती है। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। तो ये भारत में अगर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र देखें तो ये यहाँ से ये सारे जो एरिया है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये सारे जो है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। काला वाला जितना भी अगर आप देख रहे हैं एरिया, ये सारे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी के दो उपवर्गों में जलोढ़ मिट्टी जो है इनको दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एक नवीन जलोढ़ या खादर। इन मिट्टी का विस्तार नवीन जलोढ़ या खादर जो है, इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव रहता है। इस मिट्टी का जल धारण क्षमता अधिक होता है। ये मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। और दूसरा जो है ये है प्राचीन जलोढ़, जिसको बांगर भी बोलते हैं। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ के बहुत से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। यहाँ मिट्टी का रंग गहरा यानी पीला, रक्ताभ, भूरा, पेल रेडिश ब्राउन जिसको बोलते हैं, पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड नोड्यूल्स अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है। ये मिट्टी कम उर्वर होती है, इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अगला भागर। भागर जो है ये शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त ये जो मिट्टी है जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है, इसे भागर कहा जाता है। भागर जो है ये शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है, इसे भागर कहा जाता है। भागर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ मिट्टी के नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ नाम से जाना जाता है। तो अब इससे रिलेटेड हम जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आ चुके हैं, तो अगर इसको देखें तो यूपी ARO प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मृदाएं जो है मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनती है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है तो कक्षारी मिट्टी, ये सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। कक्षारी मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं। ये मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ये मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कक्षारी मिट्टियां क्या कहलाती हैं? बांगर कहलाती हैं। गंगा के मैदानी की पुरानी कक्षारी मिट्टी जो है ये बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है और इन मिट्टियों का रंग जो है ये पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट की जो जल धारणा क्षमता है ये सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, दोमटी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं, बालू कण, चिकना कण और पांशु कण, तीनों प्रकार के कण जो है मिलते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे फैला है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो है सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, भारत के लगभग 40% क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो अब हम मिट्टियों के विविध को पढ़ेंगे। लाल मिट्टियाँ, हर प्रकार की मिट्टी, लाल मिट्टियाँ जो है भारत में लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायुविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग जो है ये फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में ये पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार जो है इनका विस्तार पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी भारत, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और छोटा नागपुर पठार झारखंड में पाया जाता है। अगर भारत की प्रमुख मिट्टियाँ देखें तो पर्वतीय मिट्टियाँ, अगर ये वाला एरिया देखें तो ये जो है यहाँ पे पर्वतीय मिट्टियाँ हैं, ये जो है ये पर्वतीय मिट्टियाँ हैं। जलोढ़ मिट्टी, ये जो है जलोढ़ मिट्टी है इस एरिया में, ये देखिए ये सब जलोढ़ मिट्टी है। और इसके बाद लाल मिट्टी अगर देखें तो ये लाल मिट्टी वाला एरिया है, ये देखिए ये सारे जो है लाल मिट्टी का एरिया है, ये नहीं, ये वाला ये लाल मिट्टी का एरिया है ये। और काली मिट्टी अगर देखें तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी इधर यहाँ पे ये वाला एरिया अगर देखिए तो ये काली मिट्टी वाला एरिया है। लेटराइट मिट्टी, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी होती है, इस जगह पे थोड़ा सा इधर ऊपर यहाँ पे काली मिट्टी है, अरे सॉरी लेटराइट मिट्टी है, यहाँ पे काली मिट्टी वाला ये एरिया है ये। इसके बाद बलुई मिट्टी आपका, बलुई मिट्टी का क्षेत्र ये वाला है, ये क्षेत्र देखिए तो ये बलुई मिट्टी का क्षेत्र है। तो इसके बाद पर्वतीय मिट्टियाँ, माउंटेन सॉइल जो है हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ छिछली और अपरिपक्व होती हैं और इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी अधिक होता है। ये मिट्टियाँ हल्की अम्लीय होती हैं। मरुस्थलीय मिट्टियों यानी डेजर्ट सॉइल का विकास शुष्क और आर्द्र शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र यानी गुजरात, कच्छ, गुजरात, दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाया जाता है। ये मिट्टी जो है रेत एवं बजरी से युक्त है, जिसमें कि जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें जो हैं ये इस प्रकार से हैं: अल्फा, ड्राई बीन्स, गारबेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द इत्यादि। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो पहला जो क्वेश्चन है ये IAS प्रीलिम्स 1993 का है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की मात्रा अधिक है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर जो है ये मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ये IAS प्रीलिम्स 1994 का क्वेश्चन है। तो अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो दलहनी फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा
मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले फसल जो है अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द इत्यादि हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये RAS RTS प्रीलिम्स 1996 का है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। उड़द जो है ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। तो मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो ये कारण इसलिए है क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है, इसलिए कहीं कहीं पे लाल मिट्टी दिखाई देती है। फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, ये IAS प्रीलिम्स 2010 का क्वेश्चन है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार और कार्यान्वित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है जस्ता। जस्ता जो है इसकी सर्वाधिक कमी है भारतीय मृदा में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की मिट्टी में कथन है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में होता है। नहीं, गलत है। इसका कारण है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये इसका राइट आंसर। ए गलत है और आर जो है ये सही है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव होता है, पाया नहीं जाता है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र जो है ये वनाच्छादित है। तो आर जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है, इसके उत्पादन के लिए उपयोगी है, वो पाई जाती है कहाँ पे? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। जाफरान यानी केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो कि करेवा मिट्टी यानी वुदूर में उपजाई जाती है। ये ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो चिकनी मिट्टी से मिलता है पौधों को सबसे ज़्यादा पानी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी से मिलती है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृद्दिका और बालू की कुछ मात्रा ही पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे कि जल क्रांति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो मृत्तिका का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। अब हम अम्लीय और क्षारीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो मिट्टी का pH मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को और pH मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। मिट्टी का pH मान अगर कम हो तो ये अम्लीयता होती है, और pH मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्यतः फसलें उगाने वाली मिट्टी का pH मान जो है ये 6.0 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। और तेजाबी यानी एसिडिक मृदाएं अवसादी सेडिमेंट्री प्रकृति की होती है। तेजावनी जो है तेजाबी मृदाएं ये अवसादी प्रकृति की होती है। ये मिट्टियाँ लैटेराइट, लौहमय लाल और अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती हैं। इनका विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदा की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय यानी वेदरिंग होता है, और क्षारों यानी बेसिस की लिंचिंग काफ़ी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने यानी लाइम का प्रयोग किया जाता है। भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने का कारण होता है। ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। और ये मिट्टी जो है मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिम राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। मिट्टी में जब सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है। सबसे ज़्यादा लवणीय प्रभावी मृदा जो है वो गुजरात में है। लवणीय प्रभावी यानी साल्ट अफेक्टेड मृदा को लवणीय यानी सलाइन, क्षारीय यानी एल्काइली एवं तटीय लवणी में विभाजित किया जाता है।
भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा जो है उसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। मृदा का लवणी भवन यानी सलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स 1993 का है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का pH मान कितना होने की संभावना है? तो 6 से 7 pH मान होना चाहिए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइम का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट के जल की भी आवश्यकता रहती है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में। ये UPSC मेंस 2007 का क्वेश्चन है। तो अगर आप ये देखना चाहें तो गुजरात में इतने हेक्टेयर में है, 12,18,255 हेक्टेयर में है लवणीय, और क्षारीय मृदा जो है ये इतना है 5,41,430 हेक्टेयर में है, और तटीय लवणीय इतने में है, और कुछ लवणीय मृदा क्षेत्र इतने में है। उत्तर प्रदेश का अगर आप देखना चाहें तो ये आपका 21,989 लवणीय मृदा क्षेत्र यानी इतने हेक्टेयर में है। लवणीय मृदा क्षेत्र जो है 21,989 हेक्टेयर में है। क्षारीय मृदा जो है उत्तर प्रदेश में ये आपका 13,46,971 हेक्टेयर में है, और तटीय लवणीय मृदा क्षेत्र में नहीं है, और कुल लवणीय जो है इतना है उत्तर प्रदेश में। तो ये आप देख सकते हैं चार्ट। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है, लवणीय मृदा का, और लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ये IAS प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, ये कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी जो है ये चाय बागान के लिए उपयुक्त है। मृदा अपरदन एवं सुधार, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे कि जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक घटाव और रूपांतरण यानी एब्ल्यूशन को मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं, जिसमें कि निर्वनीकरण, डेफोरेस्टेशन, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन और संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन और अवरोध तथा अंधाधुंध खनन आदि जो है ये मुख्य हैं। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में चंबल और यमुना नदियों की उत्खात भूमि क्षेत्र और पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र जो कि शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल हैं, और छोटा नागपुर पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र यानी मालवा पठार, और महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि जो है ये प्रमुख हैं। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन यानी गूली इरोजन के कारण हुआ है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं गहरी हुई अवनालिकाएं जो है ये कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम जो है ये इस प्रकार है। तो ये पहला है असफाल यानी बूंदाघात अपरदन, स्प्लैश इरोजन।
वर्षा की बूंदों की मिट्टी पर आघात से मृदा कणों से पृथक्करण को आसफाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। परत अपरदन यानी शीट इरोजन, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है तो यह परत अपरदन होता है। रील अपरदन यानी रिल इरोजन, जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियाँ जो हैं बन जाती है तो वो रील अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन यानी गुले इरोजन जो है, जब रील अपरदन की नालियाँ बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं तो अवनालिका अपरदन होता है। धारा चैनल अपरदन, स्ट्रीम चैनल इरोजन, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वो स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। धारा चैनल अपरदन। सोघन जिसको ज्वार भी कहते हैं, ये किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। मृदा क्षरण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में श्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की उर्वरकता को पोषित किया जा सकता है। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भारत में निम्न में से किस, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसको समझ में आ रहा है वो ऑप्शन पे अपने आप से टिक लगा ले। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में यहाँ पे मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2004 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल घाटी अत्यधिक प्रभावित है। ये 2 साल पूछा है पीसीएस में, एक बार लोअर पीसीएस में और एक बार एमपी पीसीएस में। थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव की समस्या है? तो मुरैना में जो है इसकी समस्या है। मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण मुरैना में आपका 1,92,000 यानी 1,92,000 हेक्टेयर में, और भिंड में आपका 11,09,000 हेक्टेयर एवं ग्वालियर में 10,08,000 हेक्टेयर जिलों की भूमि बीहड़ एवं बंजर हो गई है। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो अवनालिका। ये आईएएस प्रीलिम्स 1994 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो सही क्रम इसका क्या होगा? असफल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन। ऑप्शन ए, असफल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन, ये इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र से होता है? तो सोरगम उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र होता है, सोरगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? कौन सा तरीका जो है मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो बीज संशोधन। ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 1991 का क्वेश्चन है। बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन 8 है, फसल चक्र आवश्यक है किस लिए? मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। अगला क्वेश्चन है, मृदा क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपका शस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर और वैदिक निर्माण यानी टेरेसिंग और वायुरोध, ये इसका सही पद्धति है। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में श्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो ये वनोन्मूलन से संबंधित है मृदा अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। ये बिहार पीसीएस 40th प्रीलिम्स 1995 का क्वेश्चन है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण से। नेक्स्ट,
तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं मृदा, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसको आपने प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि जितना डेफिनेशन था ऊपर उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहा होगा इसको सॉल्व करने में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।